अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। आई होप कि आप सब लोग अपने जहाँ पे भी आप घर पे या ऑफिस में खैर खैरियत से होंगे। उस डिस्कशन में हम करेंसी मैनेजमेंट का पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे और अब हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे डिस्कशन अपनी स्टार्ट करनी है। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में जैसे हम करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में बात की थी, पहले हमने करेंसी रिस्क को समझा था, फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स पे बात की थी। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में भी पहले हमें इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझना है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है, और फिर इसकी मैनेजमेंट के डिफरेंट टूल्स की तरफ हम बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क दो सिचुएशंस हैं जिनमें आप फेस कर सकते हैं। बल्कि इससे पहले मैं सिचुएशन से पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क को अगर हम बात करें, जैसे करेंसी रिस्क में हमने कहा था, करेंसी रिस्क क्या है कि आपने एक ट्रांजैक्शन में एंटर हुए में हैं और आपको फियर है क्योंकि उसके एक्सचेंज रेट के बदलने से आपके पीएनएल पे इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये रेलेवेंट नहीं है, बट एक्सचेंज रेट बदलेगा और आपका पीएनएल आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होगा। दिस इज़ व्हाट वाज एक्सचेंज रेट रिस्क। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट रिस्क भी इसी अंदाज में इसको देखा जा सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट रेट बदल जाएंगे, एंड वी ऑल नो इंटरेस्ट रेट्स दे कीप ऑन चेंजिंग, और स्टेट बैंक जनरली या जो सेंट्रल बैंक होता है किसी कंट्री में, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर रहा होता है और ये एक्सचेंज रेट्स रिवाइज होते रहते हैं। जैसे रिसेंटली अभी आपने देखा हमारे रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप किए गए हैं, नीचे लाए गए हैं, दे कीप ऑन मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स के बदलने से हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं दोज वुड नॉट बी द सेम। अब इंटरेस्ट रेट का बदलना हमारे प्रॉफिट्स को कैसे असरअंदाज करता है? एक तो है कि हमने कैश बजट बनाया हुआ है अपना और हमें पता है आज से 3 महीने बाद हमें लोन लेना है, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ का, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। हमें कैश बजट में ये तो पता लग गया कि वी विल बी फेसिंग अ कैश फ्लो शॉर्टेज आफ्टर 3 months फॉर 6 months, एंड वी विल हैव टू बोरो देन 50 million। अब ये तो हमें पता है हमें 5 करोड़ उधार लेने हैं, लेकिन उन 5 करोड़ की 6 महीने में इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क कि भाई इंटरेस्ट रेट के बदलने से, आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट के बदलने से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर वुड नॉट बी द सेम एज वी एक्सपेक्ट नाउ। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क सिर्फ प्लान्ड लोन पे नहीं होता, ये अगर आपने कोई डिपॉजिट प्लान किया हुआ है, क्योंकि जो कंपनी सरप्लस कैश में डील करती हैं वो डिपॉजिट प्लान करेंगी, तो उन्हें कोई डिपॉजिट प्लान किया हुआ है कि ये 3 महीने बाद या 4 महीने बाद कहीं से सरप्लस पैसा आएगा जिसको हम एक सर्टेन पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो पैसा किस रेट पे डिपॉजिट होगा? इंटरेस्ट रेट रिस्क क्वेश्चन मार्क वहाँ पे भी आ जाता है। सो अ कंपनी whenever it has a plan to borrow or invest, company will be facing interest rate risk। इन्वेस्टमेंट करनी है या लोन लेना है, फ्यूचर में प्लान है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क कंपनी फेस कर रही है। और वो रिस्क क्या है कि भाई कल को इंटरेस्ट रेट बदल जाएंगे और हमारी लोन पे इंटरेस्ट कॉस्ट या डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम वुड चेंज। अच्छा जी, ये जो रिस्क होता है ये सिर्फ प्लान्ड बोरिंग और इन्वेस्टमेंट्स में नहीं होता, ये रिस्क आपको फ्लोटिंग रेट एग्जिस्टिंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट से भी होता है। फ्लोटिंग रेट से हम फेमिलियर हैं, कंपनी फ्लोटिंग रेट पे भी बोरिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फिक्स्ड रेट पे भी कर सकती है। फ्लोटिंग रेट का फीचर ये होता है कि पीरियडिकली वहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते रहते हैं। तो अगर आपने फ्लोटिंग रेट पे कोई लोन लिया हुआ है और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स अपवर्ड रिवाइज कर देता है, तो जब भी आपकी रिव्यू की डेट आएगी इंटरेस्ट रेट की, आपकी लोन का इंटरेस्ट रेट भी अपवर्ड रिवाइज हो जाएगा। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क ना सिर्फ टू बी ऑब्टेन्ड लोन पे या टू बी प्लेस डिपॉजिट पे होता है, बल्कि ये एग्जिस्टिंग लोन्स और एग्जिस्टिंग डिपॉजिट जो कि फ्लोटिंग रेट पे हैं उन पे भी हम फेस करते हैं। और इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? आई रिपीट अगेन,
इंटरेस्ट रेट्स के बदलने से हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट या इंटरेस्ट इनकम में चेंज, एज अ रिजल्ट अफेक्टिंग आवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। अच्छा, ये तो इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात होगी। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क किन सिचुएशन में कंपनी फेस कर रही है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स डिफरेंट टूल्स। इन टूल्स में से कुछ से तो आप फेमिलियर हैं टर्म से, जैसे फॉरवर्ड रेट की टर्म से आप फेमिलियर हैं, फ्यूचर की टर्म से आप फेमिलियर हैं, ऑप्शंस की टर्म से आप फेमिलियर हैं, स्वैप्स की टर्म से फेमिलियर हैं। ये एक नई टर्म है इंटरेस्ट रेट गारंटी, इसको भी हम जाके एलैबोरेट कर देंगे। टर्म्स तो जैसे मैंने कहा 5 टूल्स हैं, 5 में से 4 टर्म्स आप फेमिलियर हैं, लेकिन ये चारों टर्म हमने करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं। लेकिन यही टर्म्स, यही टूल्स जब इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में डिस्कस किए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनकी एप्लीकेशन में फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे करेंसी बाइंग सेलिंग की बात होती है, यहाँ पे लोन लेने की क्या फंड्स बोरो करने की या फंड्स इन्वेस्टमेंट की बात होती है। इट्स नॉट अबाउट बाइंग सेलिंग। सो मैकेनिज्म थोड़ा सा फ़र्क होता है। टर्म्स कुछ सेम रहेंगी लेकिन मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। तो वन बाय वन आगे चलते हैं जी। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टूल, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अच्छा जी, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ओवर द काउंटर होता है, OTC होता है। OTC की टर्म से यू शुड बी फेमिलियर। FRA ओवर द काउंटर होता है एंड ये NDF होता है। NDF होता है, OTC है, NDF है। NDF की टर्म भी मैं आपको एलैबोरेट कर चुका हूँ करेंसी फ्यूचर में। अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर दूँ, करेंसी का जो FRA था दैट वाज डिलीवरेबल, लेकिन इंटरेस्ट रेट का FRA नॉन डिलीवरेबल है। नॉन डिलीवरेबल का मतलब आपको करेंसी फ्यूचर्स में डिटेल में एलैबोरेट किया जा चुका है कि इसमें आप एग्रीमेंट तो करते हैं लेकिन एग्रीमेंट के अगेंस्ट डिलीवरी नहीं मिलती। मतलब एग्जांपल, करेंसी में हम करते थे फ्यूचर से एग्रीमेंट टू बाय, लेकिन हम उस फ्यूचर एग्रीमेंट के अगेंस्ट करेंसी की डिलीवरी हमें कभी नहीं मिलती थी। बल्कि होता क्या था, नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता था, आप एक हेजिंग के लिए एग्रीमेंट करते हैं और फिर अपनी ड्यू डेट पे जाके उसके रिवर्स एग्रीमेंट से उसको क्लोज करते हैं, करेंसी की मैं बात करूं, और स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं। सो नॉन डिलीवरेबल एग्रीमेंट आपको स्पॉट मार्केट में जो नफा या नुकसान है उसकी कंपनसेशन देता है। गेन और लॉस अगर स्पॉट मार्केट में आता है तो वो गेन और लॉस नॉन डिलीवरेबल इंस्ट्रूमेंट के गेन और लॉस से ऑफसेट हो जाता है। ये नॉन डिलीवरेबल का मैकेनिज्म था और यही मैकेनिज्म FRA में भी चलता है। ओवर द काउंटर एग्रीमेंट है, नॉट ट्रेडेड एग्रीमेंट। NDF है, नॉन डिलीवरेबल है, डिलीवरेबल नहीं है। अब लोन और डिपॉजिट के केस में NDF क्या होगा, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को हम लोन के केस में अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे वहाँ पे करेंसी में हम बात करते थे, भैया अगर आपको फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है तो आपको करेंसी बाय करनी चाहिए, तो यू एग्रीमेंट टू बाय कर लो। अब यहाँ पे हमें लोन लेना है अगर फ्यूचर में जाके, तो हमें FRA क्या करना है, एग्रीमेंट टू बोरो का। नॉन डिलीवरेबल है, इसका मतलब क्या कि आपने एग्रीमेंट टू बोरो तो किया है लेकिन इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट लोन नहीं मिलना। डिलीवरेबल एग्रीमेंट होता कि अगर हमने एग्रीमेंट टू बोरो किया और वो एग्रीमेंट जिस चीज का है वो परफॉर्म हो जाती। जैसे करेंसी में एग्रीमेंट टू बाय करते थे तो करेंसी हम डिलीवर हो जाती थी, हम बाय कर लेते थे, वो डिलीवरेबल एग्रीमेंट था। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट FRA नॉन डिलीवरेबल होता है। ये एग्रीमेंट टू बोरो जरूर करते हो आप, बट इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट लोन मिलता नहीं है। एग्रीमेंट टू इन्वेस्ट आप जरूर करते हो लेकिन इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक नहीं होती। एक्चुअली फिर ये काम कैसे करेगा, इसकी वर्किंग को समझने के लिए आप समझ सकते हो कि शायद दो बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं FRA में। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आप इसी को इस अंदाज में ही व्यू कर लो तो आपके लिए फिलहाल यही काफ़ी है। एक FRA बैंक होता है और एक लेंडिंग बैंक होता है। मैं लोन की ट्रांजैक्शन से आपको समझाता हूँ। एक लेंडिंग बैंक होता है एंड सपोज दिस इज योर कंपनी।
आप FRA बैंक से FRA2 बोरो करते हो, सपोज एट 10%। FRA काम कैसे करता हम ये समझ रहे हैं। ये आपने FRA बैंक से FRA2 बोरो किया, और चूंकि ये NDF है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड है, एक्चुअल लोन तो आपने यहाँ इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट लेना ही है। लेट्स अज्यूम देयर इज अनदर बैंक, लेंडिंग बैंक। आप बोरो करोगे अपनी ड्यू डेट पे, बोरो एट ड्यू डेट, जिस दिन आपको पैसा चाहिए उस डेट को आप बोरो करोगे। लेट्स अज्यूम आप बैंक से लोन लेने गए। अब चूंकि ये लेंडिंग बैंक एक इंडिपेंडेंट बैंक है, इसने तो आपको उस वक्त की जिस दिन आप लोन लेने गए उसका जो प्रिवेलिंग रेट है उसके हिसाब से लोन देना है। लेट्स अज्यूम इसने आपको 12% पे लोन दिया। अब FRA इंटरेस्ट रेट FRA बैंक काम कैसे, इंटरेस्ट रेट FRA काम कैसे करेगा? NDF का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको कि आपने एग्रीमेंट टू बोरो किया है, लेकिन लोन यहां से नहीं मिलना, लोन आपको यहां से मिल रहा है। लेंडिंग बैंक एक और है, शायद वो आपको लोन दे रहा है। और NDF का दूसरा जो मीनिंग आपको समझाया हुआ है वो क्या है कि भाई NDF का काम होता है कि अगर मार्केट में आपको कोई नुकसान हो जाए तो वो कंपनसेशन आपको NDF के अगेंस्ट मिल जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, हमें क्या नुकसान नज़र आ रहा है कि हमने एग्रीमेंट किया था हमें 10% पे लोन मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली लोन मार्केट में 12% पे मिला, क्योंकि मार्केट में उस वक्त रेट 12 चल रहा था। अब ये NDF हमें कंपनसेशन कैसे देता है कि FRA बैंक विल पे अस 2%। इस अमाउंट को कहा जाता है FRA सेटलमेंट। अल्टीमेटली नतीजा क्या होता है कि इधर 12 से लोन है और ये जो 2% है ये जहां पे जाके डिडक्शन हो जाती है, तो नेट कॉस्ट तो हमें वही 10% ही पड़ जाती है जिसका हमने FRA किया था। तो दिस इज हाउ FRA विल वर्क। आई रिपीट, मैकेनिज्म क्या हुआ? लेट्स अज्यूम हमने बैंक से FRA किया 10% पे लोन लेने का। FRA बैंक इज वन पार्टी। फिर जब लोन लेने का टाइम आया, ड्यू डेट आई, हम लेंडिंग बैंक के पास गए विच इज अनदर बैंक। हमने उससे लोन डिमांड की अपनी जरूरत के मुताबिक। उसने हमें लोन दिया 12% पे, क्योंकि उस वक्त प्रिवेलिंग रेट 12% था। जब हमने लोन ले लिया और हमने कंपैरिजन किया कि हम एज पर एग्रीमेंट हमें 10% पे लोन मिलना चाहिए, हमें लोन मिला 12% पे, तो वी हैव अ क्लेम विद FRA बैंक कि भाई हमें 2% की कंपनसेशन दीजिए। एज पर FRA विद यू वी शुड हैव ऑब्टेन्ड लोन एट 10%। आपने हमें 10% लोन गारंटी किया था, मार्केट में 12% में लोन मिल रहा है क्योंकि प्रिवेलिंग रेट 12% है। तो ये 2% की FRA सेटलमेंट जो FRA बैंक है वो पे करेगा कंपनी को, और ये कंपनी की कॉस्ट में से रिडक्शन होगी, कंपनी की कॉस्ट 10% रह जाएगी। ये सिनेरियो आप एक और अंदाज से भी देखिए। लेट्स अज्यूम आप लोन लेने गए, तब लोन का रेट चल रहा था मार्केट में 9%, आपको 9% पे लोन मिल गया। दिस इज द सेकंड सिनेरियो। अब इसको दोबारा रिपीट करते हैं कि भाई हमें लोन मिला 9% पे, हमारा बैंक से एग्रीमेंट क्या था कि हमें लोन की कॉस्ट क्या पड़ेगी। FRA बैंक गारंटी डज के भाई हमें 10% पे लोन मिलेगा। मार्केट में 1% का अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो ये 1% बेनिफिट FRA सेटलमेंट ही की सूरत में हम पे करेंगे, हमारी कंपनी पे करेगी FRA बैंक को, और हमारी कॉस्ट 9 + 1 10% पे ही पहुंच जाएगी। सो इंटरेस्ट रेट FRA कैसे काम करते हैं? आप FRA करते हो लॉक, लेकिन लोन हमेशा मार्केट में प्रिवेलिंग रेट उस पे लोगे जब ड्यू डेट आएगी लोन लेने की, और जो डिफरेंस होगा आपका FRA रेट का विद लोन रेट, वो डिफरेंस इन द शेप ऑफ FRA सेटलमेंट एक्सचेंज हो जाता है। आइदर बैंक विल पे टू द कंपनी और कंपनी विल पे टू द बैंक, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर लोन आपको महंगा मिला है तो आपको कंपनसेशन चाहिए 2% की, वो आपको FRA बैंक दे देगा। अगर लोन आपको सस्ता मिल गया है अपने FRA रेट से, तो आपको ये जो डिफरेंस है, ये एडिशनल कॉस्ट आपको मजीद पे करनी पड़ेगी FRA बैंक को। तो दिस इज़ हाउ FRA वर्क्स। यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि आप जब लोन लेने गए, लोन का रेट FRA इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, तो FRA बैंक, ये आप FRA बैंक की बात हो रही है, FRA बैंक पेज FRA सेटलमेंट। लेकिन अगर लोन का इंटरेस्ट रेट FRA इंटरेस्ट रेट से कम है
तो कंपनी पेज FRA सेटलमेंट। मैंने लोन का केस आपसे डिस्कस किया। डिपॉजिट के केस में ये सिनेरियो रिवर्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर डिपॉजिट के केस में आपने बैंक से एग्री किया, सपोज 10% का डिपॉजिट रेट, आपको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट मिल गया 12%, मतलब आपको FRA बैंक ने कहा था जी आपको 10% इनकम मिलनी चाहिए, मार्केट में आपको 12% इनकम मिल रही है, आपको अपनी प्लान से ज़्यादा इनकम मिल गई ना, एग्रीमेंट से ज़्यादा इनकम मिल गई, तो कंपनी विल पे FRA सेटलमेंट। 2% का जो डिफरेंस है वो कंपनी पे कर देगी FRA बैंक को, ताकि कंपनी की इनकम 10% ही रहे। एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी 10% से, तो बैंक आपको पे कर देगा, FRA बैंक जो है वो आपको पे कर देगा। ये FRA बैंक की हम बात कर रहे हैं, वो आपको डिफरेंस पे करेगा। आपका FRA 10% पे हुआ है, आपको डिपॉजिट 9% पे मिलता है, तो इस केस में FRA बैंक आपको 1% की कंपनसेशन देगा, क्योंकि मकसद FRA का क्या होता है कि आपके जिस रेट पे आपने एग्रीमेंट किया है वो रेट आपका लॉक हो जाए। FRA सेटलमेंट आइदर बैंक विल पे और कंपनी विल पे। रिजल्ट क्या होगा, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट या इनकम FRA रेट के बराबर ही रहेगी। नॉन डिलीवरेबल एग्रीमेंट क्या होता है वो मैंने आपको एलैबोरेट किया, और इसकी क्लोजिंग आउट कैसे होती है। करेंसी FRA की क्लोजिंग आउट होती है करेंसी की एक्सचेंज से, और इस FRA की इंटरेस्ट रेट FRA की क्लोजिंग आउट होती है FRA सेटलमेंट के एक्सचेंज से। अगर FRA सेटलमेंट आप लेन देन कर लेते हो तो आपका FRA क्लोज आउट हो जाता है। अच्छा जी, FRA इंटरेस्ट रेट FRA ओवर द काउंटर एग्रीमेंट बैंक से निगोशिएट होता है। इंटरेस्ट रेट FRA नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड, उस पर बात होगी। और इंटरेस्ट रेट FRA का जो रेट है, जो एक्चुअल लोन है वो मार्केट पे लिया जाएगा, और एक्चुअल लोन और FRA का डिफरेंशियल जो है वो FRA बैंक से सेटल किया जाता है इन द शेप ऑफ FRA सेटलमेंट। अच्छा जी, FRA से रिलेटेड कुछ और डिटेल में अब हम जाते हैं। FRA कोट कैसे किया जाता है इंटरेस्ट रेट FRA, जस्ट लाइक करेंसी FRA यहाँ पे भी 2 रेट्स होते हैं। लो रेट इज फॉर डिपॉजिट एंड द हाई रेट इज फॉर लोन। वहाँ पे बाइंग और सेलिंग होता है, यहाँ पे लोन और डिपॉजिट होता है। यहाँ पे पीरियड हाउवर 2 मेंशन किए जाते हैं। करेंसी में था ना 3 मंथ फॉरवर्ड, 6 मंथ फॉरवर्ड, 1 मंथ फॉरवर्ड। 3 मंथ फॉरवर्ड क्या था, ये 3 महीने बाद करेंसी खरीदनी या बेचनी है, वो तो करेंसी की खरीदो फरोख्त का मामला था। लेकिन यहाँ पे तो लोन या इन्वेस्टमेंट की बात है, तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं इंपॉर्टेंट कि आपने कितने अरसे बाद लोन लेना है या डिपॉजिट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस लोन की मैच्योरिटी कब होगी, कितने अरसे का वो लोन या डिपॉजिट है। तो यहाँ पे 2 पीरियड्स दिए जाते हैं। ये दोनों पीरियड्स जो हैं ये मंथ्स फ्रॉम टुडे हैं, ये मंथ्स फ्रॉम टुडे मेजर कर रहे हैं। पहला पीरियड होता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम टुडे, लाइक इस केस में 6 मंथ फ्रॉम टुडे, और दूसरा पीरियड होता है मैच्योरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन फ्रॉम टुडे, मतलब 12 मंथ फ्रॉम टुडे। मतलब अगर आपने लोन लेना है आज से 6 महीने बाद लोन लेना है, हायर रेट विल अप्लाई 6 महीने बाद, और उसको रीपे करना है 12 महीने बाद, मतलब फॉर अ मैच्योरिटी ऑफ 6 मंथ। 6 महीने बाद लेंगे, 12 महीने बाद पे करेंगे, तो टोटल कितने महीने का लोन हुआ, 6 मंथ्स का। तो 4.99% लोन का रेट है और 4.94% आपका डिपॉजिट का रेट है। सिमिलरली 4 to 7 का FRA है। आज से 4 महीने बाद ट्रांजैक्शन लोन की या डिपॉजिट की शुरू होगी, और आज से 7 महीने बाद मैच्योर होगी, मतलब ड्यूरेशन तो इसकी भी 3 मंथ ही रही। 3 to 9 है, जैसे आज से 3 महीने बाद इनिशिएट होगी और आज से 9 महीने बाद मैच्योर होगी, मैच्योरिटी 6 मंथ्स है इसकी। 6 मंथ लोन या डिपॉजिट है, लेकिन 3 महीने बाद शुरू होना है। तो ये जी हमारी इंटरेस्ट रेट की कोटेशन थोड़ी सी फ़र्क होती है। करेंसी के फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो होते हैं उसमें एक पीरियड दिया जाता है कि फ्यूचर में कितने अरसे बाद करेंसी की खरीदो फरोख्त होगी, लेकिन यहाँ पे हमें 2 पीरियड दिए जाएंगे। ठीक है, आप इसको जैसे यहाँ पे 3V6 लिखा है ऐसे मेंशन कर दो या 3-6 कर दो, एक ही बात है, बट पीरियड्स आर 2, देयर आर 2 पीरियड्स जो कि यहाँ पे दिए जाते हैं।
अच्छा जी, अब इसकी एक वर्किंग थोड़ी सी हम देखते हैं। उसमें इस वर्किंग में एक छोटी सी डिस्कशन हमारी मज़ीद रह गई एफआरए की। वो जो हम ये इलस्ट्रेशन देखेंगे, 2 इलस्ट्रेशन हमारे स्कोप में हैं, तो इन इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक छोटी सी हमारा जो एस्पेक्ट रह गया हुआ है। वी स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 28। ये आपके पास ये पेज नंबर 481 पे आ रही है जी, इलस्ट्रेशन 28। तो ये अगर आप अपने सामने देखें, स्क्रीन पे भी मैंने रख दी है जी। एबल लिमिटेड, एबल लिमिटेड नीड्स टू बोरो ₹50 million फॉर 8 months स्टार्टिंग इन 3 months टाइम। 3 महीने बाद 8 महीने के लिए, 3 महीने बाद 8 महीने के लिए, तो आपका जो एफआरए हुआ वो 3 to 11 हो गया। 3 महीने बाद शुरू होने हैं, 8 महीने के लिए, तो 3 + 8 11। आज से 3 महीने बाद आप लोन लेंगे और आज से 11 महीने बाद रीपे करेंगे। 8 महीने मैच्योरिटी इज़ अवेलेबल एट 12.9 एट 12.4। तो चूंकि हमारा लोन का एग्रीमेंट है तो हमारा एफआरए होना है 12.9 पे, हाई रेट पे होना है। रिक्वायर्ड क्या है? शो द इंटरेस्ट कॉस्ट इफ एट द टाइम ऑफ बोरिंग द मार्केट रेट इज 14% और 10%। जब लोन लेने का वक्त आया, अगर उस वक्त इंटरेस्ट रेट मार्केट में 14 है या 10 है, दोनों सिनेरियो में बताइए आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 28 को हम मैनेज करते हैं। अच्छा जी, 2 सिनेरियोज हैं जिनको हमने डील करना है। सिनेरियो ए, जिसमें मार्केट में इंटरेस्ट रेट आ जाए 14% पे, और सिनेरियो बी जिसमें मार्केट में इंटरेस्ट रेट आ जाए 10% पे। इन दोनों सिनेरियो को डील करना है और हम इसकी वर्किंग 2 अंदाज में करते हैं। हम इंटरेस्ट कॉस्ट को परसेंटेज में भी मेजर करते हैं और इंटरेस्ट कॉस्ट को रुपीज़ इन मिलियन में भी मेजर करते हैं। तो पहले मैं सिनेरियो ए की बात करता हूं और सिनेरियो ए के मुताबिक परसेंटेज के कॉलम को हम पॉपुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपसे शेयर कर लिया कि हमने जो एफआरए सेलेक्ट किया है, जिस एफआरए को हमने एग्रीमेंट साइन करना है, वो 3 to 11 है और वो 12.9% पे है। ये जब एफआरए कर लेते हैं, इसके बाद डेट का इंतज़ार किया जाता है जब आपने लोन की ट्रांजैक्शन एक्चुअली इनिशिएट करनी है। जैसे इस केस में हमें 3 महीने बाद लोन चाहिए, तो आफ्टर 3 months जब हम लोन लेने जाएंगे तो हमें एक्चुअल लोन इंटरेस्ट जो मिलेगा वो क्या होगा। सिनेरियो ए की बात करें तो वो 14% है, तो एक्चुअल लोन हमें जो मिलेगा वो 14% पे मिलेगा। ये हमारी कॉस्ट होगी। लेकिन हमने जो मैकेनिज्म समझा है एफआरए में कि भाई हमारी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट एफआरए में हमेशा एफआरए रेट के बराबर आएगी 12.9। हमें लोन 14% पे मिलेगा लेकिन नेट कॉस्ट 12.9। वो किस सूरत में आएगी? जब हम एफआरए सेटलमेंट रिसीव या पे करेंगे। इस केस में आप देख सकते हैं हमने बैंक से एग्री किया था हमें लोन 12.9 पे मिलना चाहिए। मार्केट में लोन हमें एक्चुअली मिला 14% पे। सो वी नीड कंपनसेशन, हमें एक कंपनसेशन चाहिए ताकि नेट कॉस्ट हमारी 12.9 पे ही आ जाए। तो वो कंपनसेशन हमें मिलेगी 1.1%, जो कि एफआरए बैंक हमें पे करेगा इन द शेप ऑफ एफआरए सेटलमेंट, और हमारी कॉस्ट नेट 12.9 पे ही रह जाएगी। यही परसेंटेज की वर्किंग हम 10% केस में अगर करें, हमने 12.9 पे एफआरए कर लिया और फिर हमने इंतज़ार किया लोन लेने का। लोन लेने गए, बैंक से हमें लोन मिल गया 10% पे, क्योंकि मार्केट में रेट 10% चल रहा है। हमें एफआरए की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई मार्केट में रेट जो मर्जी हो, हमारी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट हो वही रहनी चाहिए जो हमने एफआरए किया हुआ है। तो 10% हमने लेंडिंग बैंक को पे करना है। इसका मतलब ये जो बाकी बचा 2.9, ये हमें पे करना पड़ेगा एफआरए सेटलमेंट की मद में, ताकि हमारी कॉस्ट 12.9 पे ही रहे। सो दिस इज हाउ
FRA वर्क्स, एक FRA की एक बेसिक वर्किंग हम देख रहे हैं। इसी वर्किंग को हम वैल्यूज़ में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। लाइक हमारा 50 मिलियन का लोन 14% पे, अगर हम पहले इस केस को डील करें 14% पे, और वो 8 महीने के लिए है, तो इस पे हमारी कॉस्ट बनेगी जो हमें बैंक को पे करनी होगी, दैट विल बी 4.67 मिलियन। ये हमें बैंक को पे करना है। फिर इसी 50 मिलियन पे 1.1% फॉर द सेम 8/12 पीरियड FRA सेटलमेंट हमने वसूल करनी है। ये 0.37 है। एज अ रिज़ल्ट हमारी कॉस्ट जो यहाँ बचेगी वो 4.3 मिलियन है। ये कॉस्ट हमारी एनुअलाइज टर्म में 12.9 ही बनती है। आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने 50 मिलियन पे 12.9% के हिसाब से 8/12 कॉस्ट पे करते तो वो क्या होती, वो यकीन 4.3 मिलियन ही होती। सो ये हमारा कैश फ्लोज जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग नज़र आ रही है इस केस में कि हमने 12.9 पे FRA किया और मार्केट में लोन हमें मिल गया 14% पे, तो हमारा 12.9 पे जो कॉस्ट है 4.3 उस पर लॉक करेंगे। बेशक हमें बैंक को इंटरेस्ट 4.67 मिलियन पे करना पड़ रहा है, लेकिन 0.37 हमारी FRA सेटलमेंट मिल जाएगी, नेट कॉस्ट 4.3 हमारी रह जाएगी। यही वर्किंग अगर हम दूसरे सिनेरियो के लिए करें, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% चला गया है तो हमारा इंटरेस्ट विल बी टू जो लेंडिंग बैंक उसको जब हम पे करेंगे 50 मिलियन 10% का 8/12, $3.3 मिलियन 33 हम लैंडिंग बैंक को पे करेंगे, और यही 2.9% इस पे हमें पे करना पड़ेगा 8/12 पीरियड के लिए ही FRA बैंक को। $0.97 मिलियन टोटल कॉस्ट, यहाँ से आपकी टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3.33 प्लस 0.97, वही सेम कॉस्ट 4.30। तो अब FRA का केस अगर हम देखें तो हमने 12.9 पे FRA किया और हमारी कॉस्ट 12.9 पे ही लॉक है। 12.9 के हिसाब से 4.3 मिलियन कॉस्ट हमारी लॉक है। हाँ, एक्चुअल कॉस्ट हमें ज़्यादा पे करनी पड़े या कम पे करनी पड़े, डिफरेंस जो है वो FRA सेटलमेंट की मद में हो जाता है। अच्छा, इसमें एक हमने जो हैंडल किया है दैट इज़ जस्ट पार्ट 1, शो द इंटरेस्ट कॉस्ट इफ़ एट द टाइम ऑफ बोरिंग। तो इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग अगर हमसे कहा जाए तो ये है जी इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग जिससे हम परफॉर्म करते हैं। एक एस्पेक्ट FRA में ये होता है जी इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना, तो वो तो हमने सीख लिया कि इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे वर्कआउट किया जाता है। अब दूसरा एस्पेक्ट ज़रा सीखिए इसमें। उसके लिए मैं एक थोड़ी सी टाइमलाइन आपको समझाता हूँ। इसी FRA की मैं टाइमलाइन बनाऊँ। सपोज दिस इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये हमारे मंथ्स हैं। हम FRA करते हैं 0 में। यहाँ पे आपका FRA एग्जीक्यूट होता है। 0 का मतलब टुडे, आज आप FRA एग्जीक्यूट करते हो। और FRA आपका क्या है, आज से 3 महीने बाद 3 to 11, 3 to 11 का आपका FRA है जी। ये जो 3 है, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू डू योर एक्चुअल बोरिंग। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क तब तक फेस करते हैं आप जब तक आप एक्चुअल लोन ले नहीं लेते। जिस तक करेंसी में था ना कि हमने कहा जी हम करेंसी रिस्क कब तक फेस करते हैं, भाई जब तक हमने एक्चुअल करेंसी बाय नहीं की या एक्चुअल करेंसी सेल नहीं कर दी, वी आर एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट रिस्क। जिस हम करेंसी फ्यूचर में करते थे, हम हेज सेटअप कर लेते थे करेंसी फ्यूचर्स में, फिर हम ड्यू डेट का इंतजार करते थे और ड्यू डेट पे जाके हम मार्केट में करेंसी जब बाय कर लेते थे एक्चुअली,
तो उस स्टेज पे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर देते थे, क्योंकि जब फ्यूचर हेज हमें आउटस्टैंडिंग तब तक चाहिए जब तक हमने अपनी एक्चुअल करेंसी बाय नहीं की। जब हमने एक्चुअल करेंसी बाय करनी होती है तब हमें फ्यूचर हेज की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम रिवर्स करके क्लोज करते हैं। सेम इज द सिचुएशन हियर, हमने हेज सेटअप किया क्योंकि हमें रिस्क है। रिस्क हमें कब तक है? जब तक हम बोरो नहीं करते। जब हम बोरो कर लेते हैं तो फिर हमारा रिस्क खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी तो इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी लॉक हो चुकी है। तो इसी स्टेज पे यहीं पे ही एफआरए सेटलमेंट करके, एफआरए सेटलमेंट इसी स्टेज पे ही करके एफआरए को क्लोज कर दिया जाता है। एफआरए आप करते हो जीरो में, और एफआरए सेटलमेंट कब एक्सचेंज होती है? जब आप एक्चुअली लोन या डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर देते हैं। अच्छा, यहां पे एक कॉन्सेप्ट जरा थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको इस सिनेरियो से लिंक करके बताऊं। हमने एफआरए किया बैंक से जीरो में, जब व्हाट वाज दैट एफआरए? दैट एफआरए वाज के आवर कॉस्ट शुड बी 12.9 हियर। 11 महीने बाद जब हम इंटरेस्ट पे करें तो हमारी कॉस्ट 12.9 होनी चाहिए। लेकिन जब हमने लोन लिया तो हमें लोन किस रेट पे मिल गया? जब हमने यहां पे एक्चुअल बोरिंग की तो इसके तहत हमारा एग्रीमेंट हुआ सिनेरियो ए में कि हम 11 महीने बाद मैच्योरिटी पे 14% पे करेंगे। हमने एफआरए बैंक से राब्ता किया और एफआरए सेटलमेंट क्लेम कर ली। एफआरए सेटलमेंट हमने कितनी क्लेम की? 1.1%। ये सारी कहानी हमने यहां पे ऊपर टेबल में बनाई हुई है। ये टेबल में हमारी कहानी बनी हुई है कि 14% हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट में पे करनी है, 1.1% हमने एफआरए सेटलमेंट वसूल करनी है, और रिजल्टेंटली 12.9% हमारी नेट कॉस्ट रहने वाली है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमने एफआरए किया कि हमारी कॉस्ट 12.9 होनी चाहिए, एक्चुअल बोरिंग की हमारी कॉस्ट 14% पे एग्रीमेंट हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? हमने एफआरए सेटलमेंट 1.1% क्लेम कर ली। लेकिन ये 1.1 की टाइमिंग कहाँ पे है? इसकी टाइमिंग है इधर। मैंने आपसे क्या शेयर किया कि एफआरए सेटलमेंट लोन की इनिशिएशन पे एक्सचेंज हो जाती है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हम बात क्या कर रहे हैं कि हम एक ऐसी कॉस्ट जो हमने 11 मंथ बाद पे करनी है, उसकी कंपनसेशन हम कहां वसूल कर रहे हैं? 8 मंथ एडवांस में। या हम अगर पे कर रहे हैं दूसरे सिनेरियो में कि 10% है, 12.9 पे जाना है तो 2.9 भी पे करेंगे। अगर हम पे भी कर रहे हैं तो 8 मंथ एडवांस में पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग तो ऐसे ही रहती है जैसे मैंने आपसे शेयर कर ली, लेकिन एट टाइम एग्जामिनर पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है उसने हमसे रीसेंट क्वेश्चन में, लेकिन वो हमसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एफआरए सेटलमेंट अमाउंट, तो यहाँ पे असूल याद रख लीजिए, एफआरए सेटलमेंट जब तो आपने कैलकुलेट करनी है ना इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए, वो तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, ये वर्किंग जैसे मैंने शेयर कर ली। लेकिन अगर हमसे कोई स्पेशली सिर्फ एफआरए सेटलमेंट की अमाउंट की बात करे तो आपने याद रखना है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन प्रेजेंट वैल्यू। जैसे हमने कहा अभी कि भाई पार्ट ए के केस में, पार्ट ए में हमने जो कैलकुलेट की एफआरए सेटलमेंट, that was हमने एफआरए सेटलमेंट जो कैलकुलेट की दैट वाज 0.37 मिलियन। 0.37 मिलियन की एफआरए सेटलमेंट अमाउंट है, लेकिन वो हमने 8 महीने एडवांस में पे करनी है, तो इसलिए उसको डिस्काउंट किया जाता है 8 मंथ्स के लिए। 8 मंथ्स के लिए डिस्काउंटिंग करनी है 1 प्लस आर, लेकिन आर शुड बी एडजस्टेड फॉर 8 मंथ्स। और आर क्या लिया जाता है? मार्केट का प्रिवेलिंग रेट। सिनेरियो में प्रिवेलिंग रेट इज 14%। तो ये है जनाब आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफआरए सेटलमेंट।
इट इज़ ₹0.34 मिलियन। सिमिलरली पार्ट बी में FRA सेटलमेंट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी जी, इट इज़ 0.97, उसको भी हम डिस्काउंट करेंगे 0.97 मिलियन। इसको हम डिस्काउंट करेंगे उस वक़्त के मार्केट रेट पे जो कि 10% था सिनेरियो बी का, 0.91 मिलियन। तो जब हमने बैंक से वसूल करनी है FRA सेटलमेंट तो बैंक हमें 0.34 पे करेगा, 0.37 नहीं पे करेगा, 0.34 पे करेगा, क्योंकि 0.37 तो हमारी कॉस्ट आनी थी 11 महीने बाद इस टाइमलाइन के मुताबिक। बैंक चूंकि हमें 8 महीने एडवांस में पे कर रहा है तो बैंक उसकी PV पे करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने जो बैंक को पे करना है तो हमने 0.97 नहीं बैंक को पे कर देना, हमने भी चूंकि 8 महीने एडवांस में पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट तो ड्यू होती है 11 महीने बाद। हमने अब सेट इसका ये पार्ट तो हमें पे करना है 11 महीने बाद, ये पार्ट हम 8 महीने एडवांस में पे कर रहे हैं, तो ये पार्ट जो हम पे करते हैं ये फिर हम PV में पे करते हैं। सो FRA सेटलमेंट की अगर आपको अलहदा से वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जाए तो FRA सेटलमेंट की वैल्यू आप प्रेजेंट वैल्यू में रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपसे इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन कहा जाए तो इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन में आप FRA सेटलमेंट को ग्रॉस ट्रीट करते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन 4.3 ही रहेगी, वो ग्रॉस वैल्यू के साथ कैलकुलेट की जाती है। लेकिन अगर FRA सेटलमेंट की अलहदा से कैलकुलेशन आपसे मांगी जाए तो इंटरेस्ट रेट FRA सेटलमेंट की अलहदा कैलकुलेशन में उसकी हम वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, ये एक आस्पेक्ट था इंटरेस्ट रेट FRA में। ये आस्पेक्ट अभी तक एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि टेस्ट हुआ हुआ है, तो बहरहाल अपने जहन में रखना है। लेकिन ये आस्पेक्ट हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमसे FRA स्टेटमेंट की वैल्यू अलहदा से मांगी जाती है। आप अपने क्वेश्चन गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी मैसेज में पोस्ट कर दें। वॉइस क्वेश्चन जब मैं आपसे पूछूं काइंडली तभी आप इसका मुझसे रेज कीजिएगा। क्वेश्चन है जी, वाई वी आर कैलकुलेटिंग PV फॉर लेस देन अ ईयर टाइम। तो मैंने बताया आपको कि हमने PV तो उसी पीरियड के लिए कैलकुलेट करनी है ना जिस पीरियड के लिए हमने एडवांस में पेमेंट की है। मैं जो आपसे डिस्कशन टाइमलाइन पे शेयर कर रहा था, आपने फॉर एग्जांपल इस केस की बात करें, आपने एक इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी है यहाँ पे, और ये आप उस इंटरेस्ट कॉस्ट की कंपनसेशन ले रहे हैं। ये कंपनसेशन कितने मंथ पहले ले रहे हैं? 8 महीने पहले। तो जो पेयर है आपको एक अमाउंट वो 8 महीने एडवांस में पे कर रहा है, तो वो नेचुरली 8 महीने की ही डिस्काउंटिंग परफॉर्म की जाएगी। जितना पीरियड एडवांस में कॉस्ट पे हो वैल्यू पे हो रही है उतना पीरियड की डिस्काउंटिंग परफॉर्म की जाएगी। आपको 1.1% 8 मंथ डिस्काउंटिंग के बाद मिलेगा, और आपने जो 2.9% पे करना है वो भी 8 मंथ डिस्काउंटिंग के बाद आप पे करते हैं। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, इलस्ट्रेशन 30। FRA नहायत सिंपल केस है। हमें पास पेपर में क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा, बड़ा रेयरली सेटलमेंट एस्पेक्ट तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, अदरवाइज भी FRA पे हमें क्वेश्चन के चांसेस कम हैं। और ये बात फिर वही आ जाती है कि पास पेपर बेस्ड रिवीजन कभी नहीं करनी, रिवीजन हमेशा नोट्स एंड किताबों से ही करनी है ताकि तमाम एस्पेक्ट्स आप रिवाइज कर सकें। एक और छोटी सी एग्जांपल है, ये डिपॉजिट की एग्जांपल है। चलिए ये एस्पेक्ट भी हमारा कवर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 30 पे आइए। आमिर लिमिटेड नीड्स टू डिपॉजिट 75 मिलियन फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग इन 2 मंथ्स टाइम। 2 महीने बाद 6 महीने के लिए, तो 2 to 6 FRA, और चूंकि डिपॉजिट है तो लो रेट पे होने वाला है एग्रीमेंट। रिक्वायर्ड शो द इंटरेस्ट इनकम इफ एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट द मार्केट रेट्स आर 14 और 10%। कैलकुलेट FRA सेटलमेंट अमाउंट। सिमिलर रिक्वायरमेंट जैसे हमने इलस्ट्रेशन 28 में देखी, बट फ़र्क सिर्फ यहाँ पे क्या है कि इधर अब इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है, बट हमें उसी अंदाज में 2 वर्किंग परफॉर्म करनी है जैसे हमने इलस्ट्रेशन 28 में परफॉर्म की थी। उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन 30 में भी 2 वर्किंग परफॉर्म करेंगे। सिनेरियो A 14%, सिनेरियो B 10%, और यहाँ पे भी हम परसेंटेज और रुपीज़ इन मिलियन दोनों में अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें
इनकम कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट नहीं। हमारा FRA यहाँ पे हुआ है 228 एट 12.25%। अच्छा जी, उसी अंदाज में सबसे पहले हम FRA कर लिया, उसके बाद जब 2 महीने बाद डिपॉजिट रखवाने का टाइम आया तो एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम हमारी क्या होगी। सिनेरियो ए में हमारी इनकम होगी 14%, लेकिन हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होनी चाहिए? एज पर FRA इट शुड बी 12.25। तो इसका मतलब बीच में जो डिफरेंस है वो FRA सेटलमेंट का है, या हम पे करेंगे या हम वो रिसीव करेंगे। तो इस केस में हमें 14% की इनकम आ रही है, नेट इनकम 12.25 की होनी चाहिए। इसका मतलब 1.75 की FRA सेटलमेंट हमें पे करनी पड़ेगी। दूसरे केस में जाइए, 10% पे हमारा डिपॉजिट जाएगा, लेकिन एज पर FRA हमारी इनकम तो 12.25 होनी चाहिए। तो 2.25 की जो कमी है वो कहाँ से पूरी होगी? वो FRA सेटलमेंट से पूरी होगी। जो FRA बैंक है वो हमें इस केस में FRA बैंक हम पे करेगा, हम FRA सेटलमेंट रिसीव कर रहे हैं, इस केस में हम FRA सेटलमेंट पे कर रहे हैं। सो FRA सेटलमेंट पे करना, रिसीव करना, 2 सिनेरियो है। एक सिनेरियो में FRA सेटलमेंट रिसीव कर रहे हैं, दूसरे में FRA सेटलमेंट हम पे कर रहे हैं। अल्टीमेट यही है कि भाई हमारी इनकम वही होनी चाहिए जो हमारा FRA है। हमारा FRA 12.25 पे है। इन आइदर केस हमारी इनकम 12.25 पे ही आनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं। अब इसकी फाइनेंशियल वैल्यूज़ भी हम उसी अंदाज में कैलकुलेट कर सकते हैं। 75 मिलियन का डिपॉजिट एट 14% फॉर 6 मंथ्स। 75 मिलियन का डिपॉजिट, 5.25 यहाँ पे इनकम आ गई जी हमारी, और 1.75 की FRA सेटलमेंट है। उसी 75 मिलियन अमाउंट पे 1.75 मिलियन, 1.75%, 6/12, 0.66 नेट आपकी इनकम 4.59 है। और इसको हम यहाँ से ज़रा वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या 75 मिलियन पे 12.25% फॉर 6 मंथ्स 4.59 ही बनती है। द आंसर इज करेक्ट, यस, 4.59 ही हमारी नेट इनकम बनती है अगर हम FRA पे चलें 12.25 के हिसाब से। अच्छा, दूसरा सिनेरियो कि 75 मिलियन, अब हमने 10% पे डिपॉजिट रखवाया है, 6 मंथ्स इनकम करने की हमारी 0.25 मिलियन, 3.75 मिलियन, दिस इज 3.75 मिलियन, और 2.25 हमें फर्दर आनी है FRA सेटलमेंट। सो 75 मिलियन का 2.25% इंटू 6/12, इट इज़ 0.84, सम कर लें जी, इट इज़ सेम 4.59। तो वही बात जो हमने पीछे सीखी थी कि इंटरेस्ट रेट 14% पे चला जाए या 10% पे चला जाए, हमारी इनकम 12.25 पे रहनी है, 4.59 मिलियन ही रहनी है। तो इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करना हो, उसकी वर्किंग क्या है मैंने आपसे शेयर की। इस सवाल का भी सेकंड पार्ट जो है FRA सेटलमेंट अमाउंट का है, और इसका असूल भी वही है कि FRA सेटलमेंट जब भी मांगी जाएगी उसको PV में रिपोर्ट कर दीजिए। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास FRA सेटलमेंट की आ रही हैं, इन दोनों वैल्यूज़ की हम PV रिपोर्ट कर सकते हैं। पार्ट ए की PV आएगी जी 0.66 मिलियन ओवर 1 प्लस 0.14। इस केस में कितना एडवांस है जी? एडवांस से मीन्स जो ड्यूरेशन, क्योंकि आपको FRA सेटलमेंट मिल जाती है स्टार्ट में, और उसका जो कंपनसेशन किस चीज़ की है 8 महीने बाद की। इस केस में 6 मंथ्स एडवांस में आपको मिल गई ना, तो 6 मंथ्स के लिए आप डिस्काउंटिंग करेंगे।
ये जी आपकी पीवी ऑफ एफआरए स्टेटमेंट यहाँ से मिलेगी। ₹0.62 मिलियन और दूसरे केस में 0.84 मिलियन की एफआरए है जी। सेटलमेंट पेमेंट 0.84, इसकी पीवी जो एडजस्ट की जाएगी 10% डिस्काउंटेड फॉर 6 months, इट इज़ 0.8 मिलियन। एफआरए सेटलमेंट की अमाउंट अलहदा से जब भी रिपोर्ट करनी है तो वो पीवी में रिपोर्ट करनी है, लेकिन एफआरए सेटलमेंट की अमाउंट जब भी हमने इंटरेस्ट कॉस्ट या इंटरेस्ट इनकम में यूज़ करनी है, उसकी कैलकुलेशन में यूज़ करनी है, तो वो ग्रॉस वैल्यू यूज़ की जाती है। इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन में एफआरए सेटलमेंट हमेशा ग्रॉस यूज़ की जाएगी, लेकिन एफआरए सेटलमेंट की वैल्यू अलहदा से आपसे डिमांड की जाए तो उसको आप प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करके रिपोर्ट करेंगे। ये तो होगी जी एफआरए, इंटरस्टेट एफआरए की कहानी, जो कि रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, उसको हमने डिस्कस किया। एग्जाम में हमें पास पेपर क्वेश्चन शायद इस पे हमें ना मिले। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, इज़ इट एप्लीकेबल फॉर फिक्स्ड रेट बैंक लोन ओनली। तो यहाँ पे जो आपकी तवज्जो चाहिए, इंटरेस्ट रेट एफआरए आपको मैंने ये जो स्लाइड्स में भी मैं शेयर कर रहा था, ये सारे शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए होते हैं। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के जो लोन होते हैं उसमें यूजुअली फ्लोटिंग रेट्स लोन्स नहीं होते, वो होते ही फिक्स्ड रेट लोन है। फ्लोटिंग रेट लोन 5 ईयर लोन है, एनुअल रिन्यूअल लोन इंटरेस्ट रेट की आ जाती है। 5 ईयर लोन है, क्वार्टरली या 6 मंथली रिन्यूअल इंटरेस्ट रेट की आ जाती है। तो ये तो शॉर्ट टर्म लोन है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लोन है, ये यूजुअली फिक्स्ड रेट लोन ही होते हैं। अच्छा जी, अब हमें चलना है नेक्स्ट टूल की तरफ, which is interest rate guarantee. IRG is an abbreviation of interest rate guarantee. Interest rate guarantee क्या होती है? It is option on FRA. ऑप्शन की टर्म से तो आप फेमिलियर है ना, करेंसी में हमने उससे आपको तारुफ करवाया था। फ्लेक्सिबिलिटी। अब इंटरेस्ट रेट एफआरए आप देखिए, आप जब एक इंटरेस्ट रेट एफआरए कर लेते हो, वो लोन का है या इनकम का है, आप लॉक हो जाते हो। जैसे इस केस में आपने 12.25 का एफआरए किया, लेट्स अज्यूम मार्केट का इंटरेस्ट रेट 10% पे गया, तो यू आर हैप्पी। क्यों? यू आर एट द रिसीविंग एंड, आप एफआरए सेटलमेंट रिसीव कर रहे हो। लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 14% पे चला जाता है, This makes you sad because you are at the paying end. आप एफआरए सेटलमेंट पे कर रहे हो। तो ये वही बात जो हमने करेंसी में डिस्कस की थी कि भाई जो एफआरए होता है वो लॉक कर देता है आपको। मार्केट में इंटरेस्ट रेट आपकी फेवर में मूव करे या आपकी अगेंस्ट जाए, आपकी आउटकम लॉक है। 12.25 लॉक है। ऑप्शन गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पे अगर तो इंटरेस्ट रेट एडवर्स मूव करें, यू आर एबल टू टेक बेनिफिट, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट फेवरेबल मूव करें, यू मे अवॉइड दिस इज ऑप्शन एफआरए। इंटरेस्ट रेट एफआरए लेने के बजाय अगर आप आईआरजी ले लो तो क्या होगा? आपने कहा जी मुझे आईआरजी दे दीजिए 12.25 पे, मुझे ऑप्शन टू डिपॉजिट एट 12.25 मिल जाए। और ये ऑप्शन आप तब एक्सरसाइज करते हो जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट 12.25 से कम है। आप कहते हो जी मुझे 12.25 पे इनकम चाहिए, आप एफआरए सेटलमेंट रिसीव कर लेते हो, ऑप्शन एक्सरसाइज करके एफआरए के थ्रू एफआरए सेटलमेंट वसूल कर लेते हो। लेकिन अगर मार्केट में रेट 14% पे चला गया है तो आप फिर ऑप्शन यकीनन एक्सरसाइज नहीं करोगे। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे, एफआरए के थ्रू डिपॉजिट नहीं करोगे, तो आप ये अमाउंट, ये पेमेंट अवॉइड कर जाते हो। तो एफआरए गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन आईआरजी गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन ऑन एफआरए है। इसमें भी जस्ट लाइक द अदर ऑप्शन प्रीमियम विल बी इन्वॉल्व्ड। एक अपफ्रंट कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है प्रीमियम की। जब वो आप प्रीमियम पे कर देते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप चाहो तो एफआरए एक्सरसाइज कर लो, चाहो तो एफआरए एक्सरसाइज ना करो।
ये जी हमारी ऑप्शन का मैकेनिज्म था। इसके एक्चुअल एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन 31। वेरी स्ट्रेट सिंपल मैकेनिज्म है जी। इलस्ट्रेशन 31 हमारे पास है। हारिस लिमिटेड विशेस टू बोरो ₹8 million in 2 months time for a period of 3 months, 2 महीने बाद 3 महीने के लिए 2 to 5। एन IRG इज अवेलेबल फॉर एट 15%। अब ये IRG अवेलेबल है। IRG क्या होती है? ऑप्शन ऑन FRA इज अवेलेबल एट 15% फॉर अ प्रीमियम ऑफ 0.1% ऑफ द साइज ऑफ द लोन। 0.1% ऑफ द साइज ऑफ द लोन आप पे करें प्रीमियम, तो आपको IRG मिल जाएगी 15% पे लोन लेने की ऑप्शन। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेएबल इफ इन 2 months टाइम मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 17 और 14। मार्केट रेट 17 पर चला जाए, मार्केट रेट 14 पे आ जाए, तो आपका इंटरेस्ट पेएबल क्या बनेगा? अच्छा जी, हम अब इसको उसी अंदाज में जैसे हमने हैंडल किया था वैसे ही इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन ऑन FRA है तो इसकी वर्किंग भी FRA के ही अंदाज में होने वाली है। इलस्ट्रेशन नंबर 31। Scenario A 17%, Scenario B 14%। इसी तरह परसेंटेजेस एंड रुपीज़ इन मिलियन, परसेंटेजेस एंड रुपीज़ इन मिलियन। आपने ली है IRG। कौन सी IRG ली है जी आपने IRG ली है इस केस में, ऑल्दो मेंशन नहीं है, बट 2 महीने बाद फॉर अ पीरियड ऑफ 3, सो 2 to 5 IRG होगी और 15% पे है जी। अच्छा जी, अब IRG ले ली, ऑप्शन ऑन FRA है, मार्केट का रेट 17% है, तो आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होने वाली है? एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट तो आपकी 17% ही आने वाली है। अब इस केस में मार्केट में जब आपको 17% पे लोन मिल रहा है, तो क्या आप IRG FRA के थ्रू 15% पे लोन लेना चाहोगे? द आंसर इज यस। हम एक्सरसाइज करना चाहेंगे ऑप्शन 15% पे हम लोन लेना चाहेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज IRG एंड रिसीव FRA सेटलमेंट। FRA सेटलमेंट वसूल कीजिए। वो कितनी वसूल करें? 2%। एज अ रिजल्ट हमारी नेट कॉस्ट 15 पे आ जाएगी। दूसरा सिनेरियो देखिए, अगर मार्केट में आपको लोन मिल रहा है 14% पे, तो क्या आप IRG के थ्रू 15% पे लोन लेना चाहोगे? द आंसर इज नो। हम चाहेंगे हमारी कॉस्ट 14% पे ही रह जाए। ये है IRG। ठीक है जी। तो अब हम अगर इसकी कैश फ्लोज मेजर कर लें उसी अंदाज में जैसे हम पहले करते आए हैं, 8 million 17% for a period of 3/12। इट इज 0.34, 2% की रिकवरी, 8 million into 2% into 3/12। It is 0.04, net is 0.30। सॉरी, यहाँ पे एक एस्पेक्ट मैं भूल गया, वहाँ पे आपको ऐड करनी होती है, ऐड प्रीमियम कॉस्ट। तो आपकी जो नेट कॉस्ट रिपोर्ट होती है वो 8 million का उसने कहा था जी 0.1%। सो 8 million का पॉइंट इज 8,000। इस केस में आपकी कॉस्ट 8 million पे 14% ही रहने वाली है।
अच्छा, जब इसको अगर हम कंक्लूड करें, हमें फ़ायदा क्या हुआ इस IRG का। अगर हमने यहाँ पे IRG की जगह FRA लिया होता, अगर हमने IRG की जगह FRA लिया होता तो रेट इधर जाता हमारी कॉस्ट लॉक होनी थी। रेट 17 पे होता, रेट 14 पे होता, हमारी कॉस्ट 15% पे इन केस ऑफ FRA लॉक हो जाती। IRG का फ़ायदा क्या हुआ है, हमने 8,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट पे की, जिससे हमारी मैक्सिमम कॉस्ट तो अब 3,08,000 पे चलेगी। अब रेट बेशक 20% पे चला जाए, हमारी कॉस्ट 3,08,000 से ऊपर नहीं जा सकती।